अच्छा, तो जो ऑटोमन एम्पायर है ना, सल्तनत उस्मानिया, इससे मुझे बहुत ही हैवी किस्म की फ़ैसिनेशन है। मतलब कि जितना मैं पढ़ती हूँ इस सल्तनत के बारे में, उतनी ही दिलचस्प चीज़ें मेरे सामने आती हैं। और एक दिन इसके बारे में पढ़ते-पढ़ते मैंने ये सोचा कि भाई ये सल्तनत कितनी लंबी देर चली। मतलब ये तकरीबन 1299 में शुरू हुई थी और ये 1922 में जाके ख़त्म हुई है, पहली जंग अज़ीम के बाद। तो ये बहुत ही लंबी सल्तनत चली थी। तो कैसे? क्या इसका हर हुक्मरान बहुत समझदार था? सभी अक्लमंद पैदा होते थे या उनको ट्रेन किया जाता था इतना अक्लमंद होने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। ये वीडियो मेरी ऑटोमन सीरीज का हिस्सा है। अगर आप ऑटोमन्स के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो जो ऑटोमन्स है ना, इनके बारे में रिसर्च करते हुए मुझे ये पता चला कि इनकी जो फैमिली लाइफ थी, जो ख़ानदानी ज़िंदगी थी, वो हमारे से आजकल जो हम सोचते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ थी। हाँ, ऑटोमन बादशाह की बेगमात होती थी, लेकिन अमूमन जो ऑटोमन बादशाह थे वो खुद किसी न किसी कॉन्क्यूबाइन के बच्चे होते थे। कॉन्क्यूबाइन यानी कि लॉन्डी या गुलाम, और अमूमन ये औरतें क्रिश्चियन बॉर्न होती थीं। अब इसी किस्म की एक मिसाल हमारे सामने आती है जिसका नाम था गुलबहार, और वो अल्बानिया में पैदा हुई थी, एक क्रिश्चियन। अब गुलबहार के अबू ये फैसला लेते हैं कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ और मैं जाकर सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज को ज्वाइन कर लेता हूँ। और जब वो वहाँ जाता है तो कुछ अरसे बाद ही वो अपनी बेटी गुलबहार को एक तोहफे के तौर पे बादशाह को दे देता है। अब ये गुलबहार के बाप ने एक बहुत दूरअंदेश गेम खेली होती है अपने दिमाग में। हाँ, इससे अपनी खूबसूरत सी बेटी बादशाह को देने से उसको बादशाह से मुख्तलिफ फ़ायदे तो मिल सकते थे, लेकिन कुछ इम्कानात इस बात के भी थे कि अगर आगे जाके इसी बेटी से बादशाह का एक बेटा पैदा होता है तो बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा था इस बंदे को। और अगर वही बेटा आगे जाके अगला सुल्तान बन जाता है सल्तनत उस्मानिया का, तो फिर तो वेरी गुड। अब ऑटोमन सुल्तान्स की जो ज़िंदगी थी हरम के अंदर, उसको समझने के लिए हमें वो जो एक वेस्ट का नोशन है ना कि पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा होता था, ठीक है, कोई फैंटेसी लैंड था, ऐसे नहीं था कुछ भी। ज़्यादातर हरम एक्चुअली एक स्कूल की तरह के होते थे रादर देन कोई इस तरह की फैंटेसी। और ऑटोमन सुल्तान्स के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे जब उनके कोई भी ताल्लुकात होते थे किसी भी कॉन्क्यूबाइन के साथ। और वो रूल्स ऐसे थे कि अगर उनका किसी एक औरत के साथ बेटा हो जाता है, एक बेटा, उसके बाद उस औरत के साथ उनके कोई भी ताल्लुकात नहीं रह सकते। और इसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अब वो लड़की जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में, गुलबहार एक्चुअली अपने बाप की उम्मीदों पे पूरी उतरती है और वो सुल्तान बेयज़ीद द सेकंड के चौथे बेटे को जन्म देती है। अब बाकी सारी दुनिया में उस ज़माने में अगर कोई चौथा बेटा आता किसी बादशाह का, तो वो बेटा पहले से ही समझ के आता कि कोई सीन ही नहीं है कि मुझे सल्तनत मिले, क्योंकि मैं तो चौथा बेटा हूँ, मेरे आगे भी 3 और हैं और सल्तनत तो पहले बेटे को जाती है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के असूल कुछ मुख्तलिफ थे। सल्तनत उस्मानिया में कोई भी उस्मान की लड़ी से चलने वाला लड़का जो तख्त को संभाल ले, तख्त उसका है। कोई रूल्स नहीं थे कि जी पहला बेटा तो दूसरा बेटा, ना। जो इस काबिल है कि बादशाह की मौत के बाद जो बच्चा सबसे पहले तख्त तक पहुंच के और उसने उसको संभाल लिया, तख्त उसका। तो इसका मतलब है कि कोई भी शहजादा अगर सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा है तो उसको ना सिर्फ सबसे ज़्यादा समझदार होना होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद, वेल कनेक्टेड और थोड़ा सा लकी भी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर औरत से सिर्फ एक ही बेटा पैदा करता था सुल्तान। अब इसकी वजह ये थी कि एक बेटा और एक माँ एक टीम की तरह थे, और अब उस माँ की ड्यूटी थी कि अपने बेटे की तरबियत करे कि वो अगला सुल्तान बने। और इस तरबियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये था, क्योंकि फेयर प्ले था ना, कोई भी सुल्तान बन सकता था, तो इस तरबियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि ये सारे के सारे शहजादे बचपन से एक दूसरे के खिलाफ कर दिए जाते थे। इनके बीच में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं पाई जाती थी जैसे आजकल के भाई बहनों के बीच में होती हैं। वो उनको पता था कि ये हमारा कंपटीशन है, इससे जीतना है हमने। और हर माँ को पता था कि हाँ, मेरा बेटा जो है उसको मुझे जिताना है। तो ये उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पहलू था। एक ऑटोमन कहावत बड़ी मशहूर है, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्क्रीन पर लिखती हूँ। वो कहते हैं कि कोई रिश्तेदारी नहीं है इन शहजादों के बीच में। अब गुलबहार के केस में गुलबहार अमस्या में रहती होती है, अमस्या के हरम में, क्योंकि बेयज़ीद सेकंड जो होता है वो काफी सालों से अमस्या का गवर्नर होता है। अब अमस्या के हरम के अंदर गुलबहार और उसके बेटे का, जिस तरह बाकी शहजादों और उनकी अम्मियों का था, एक अलग क्वार्टर था, अलग हिस्सा था रहने का। वो अलग रहते थे, लेकिन वो जो
کمیونل ایریا سے وہاں ایک دوسرے سے ملاقات ضرور ہوتی تھی ان کی۔ اب گل بہار کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بچپن سے تربیت دے بادشاہ بننے کی، اور اس تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ تھا پڑھائی لکھائی۔ اب شہزادہ سلیم کی اگر ہم بات کریں، گل بہار کا جو بیٹا تھا اس کو بچپن سے ہی مختلف زبانیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں وہ، جیسے کہ ٹرکش سکھاتے ہیں کیونکہ وہ سلطنت عثمانیہ کی ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ کی آفیشیل زبان ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ عربی بھی سکھاتے ہیں کیونکہ عربی قرآن کی زبان ہوتی ہے اور ان کے جو سارے دینی معاملات ہوتے ہیں اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ اور تیسری زبان جو لازم تھی وہ یہ تھی فارسی سکھائی جاتی ہے کیونکہ اسی میں ادب و اداب اور شعر و شاعری پائی جاتی ہے اس دور کی زیادہ تر۔ لیکن ضروری نہیں کہ کوئی بھی شہزادہ صرف یہی 3 زبانیں سیکھیں، اصل میں وہ بہت زیادہ بھی سیکھ لیتے تھے۔ جس طرح جو سلطان محمد II ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اس سلطان کو اور بھی زبانیں آتی تھیں، جیسے کہ گریک۔ زبانوں کے ساتھ ساتھ ان کو اور بھی چیزوں کے اندر تربیت دی جاتی تھی، جیسے کہ تیر کمان چلانا، میڈیسن، لکھنا پڑھنا جس طرح کے رائل ایڈکٹس لکھنا، اور شکار۔ اس کے علاوہ ان کو مختلف ادب و اداب سکھانا بھی ضروری تھا کہ انہوں نے کس طرح کپڑے پہننے ہیں، اوڑھنے ہیں، کس طرح انہوں نے کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح پبلکلی انہوں نے دین کی جو چیزیں وہ کرنی ہیں، اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے۔ تو جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا شروع میں کہ جو حرمز تھے سارے، یہ بیسکلی ایک قسم کے اسکول ہی ہوتے تھے، کیونکہ یہاں پہ مختلف ایڈوائزرز، ٹیوٹرز اور ان بچوں کی کلاسز ہی ہر وقت چل رہی ہوتی تھیں، اور ان امیوں کا کام ہی یہ تھا اپنے بچوں کو ٹرین کرنا سلطان بننے کے لیے۔ اب جب ان بچوں کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی طرح ڈال دی جاتی تھیں، ان کو یہ سکھائی جاتی تھیں، اس کے بعد آٹومن طریقہ پڑھائی کا یہ تھا کہ اب ہر بچے کو پریکٹیکلی سکھانا ہے۔ تو ہر شہزادے کو کسی نہ کسی صوبے کا گورنر بنا دیا جاتا تھا اور ان کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا، اور عموماً ان کو وہاں بہت ہی چھوٹی عمر میں بھیجا جاتا تھا۔ ہم اتنے چھوٹے بچے کو پانی کا گلاس لینے کے لیے نہیں بھیجیں گے جتنے پہ یہ گورنر بن جاتے تھے کسی نہ کسی صوبے کے۔ جیسے کہ یہ جو گل بہار کے ساتھ جو سلطان ہوتا ہے بیزت II، وہ صرف 7 سال کا تھا جب اس کو اس کے باپ نے امسیا کا گورنر بنا دیا تھا، اور بیزت II کا باپ تھا محمد II۔ تو محمد II وہ آدمی تھا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، تو بیزت کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ تھا کہ بھئی میں نے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے، میرے باپ نے قسطنطنیہ فتح کر لیا بھئی۔ اور کیونکہ بیزت صرف 7 سال کا تھا تو اس کے ساتھ وہ اکیلا نہیں گیا تھا، اس کے ساتھ اس کی امی، اس کے ساتھ اس کے ٹیوٹرز اور ایڈوائزرز کا بھی بہت بڑا گروہ جاتا تھا۔ اور ان جگہوں پہ جا کے ان گورنرشپس میں، کیونکہ بچے ظاہری بات ہے 7 سال کا بچہ کیا ہی گورن کر سکتا ہوگا جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن عموماً شروع کے کچھ سال جو ہیں ان کی امیوں کی حکمرانی ہوتی تھی۔ اور اگر ہم سلطنت عثمانیہ کے بارے میں پڑھیں تو جس طرح اس زمانے کے یورپ میں تھا کہ جی عورت حکمرانیاں نہیں کر سکتی، یا عورتوں کے اتنے رائٹس نہیں تھے، تو اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کی جو عورتیں تھیں وہ کافی ایڈوانس تھیں اور ان کو بہت حقوق دیے جاتے تھے، اور یہ جو امیاں تھیں بہت بڑی بڑی چیزیں کرتی تھیں ہر صوبے میں، کوئی چھوٹا موٹا رول نہیں تھا ان کا۔ آگے جا کے بیزت اور گل بہار کا بھی جو بیٹا ہوتا ہے سلیم، اس کو بھی بہت چھوٹی عمر میں بھیج دیا جاتا ہے طرب زون کے خطے میں وہاں کی گورنرشپ سنبھالنے۔ اور طرب زون تو ایک فرنٹیئر کا خطہ ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ کانسٹنٹلی جنگ جاری ہوتی ہے، تو سلیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ ایریا۔ اب یہ شہر امسیا جہاں یہ سلطان بیزت II رہتا تھا اور گل بہار، یہ شہر خود ایک بہت بڑا سینٹر بن جاتا ہے مختلف شہزادوں کی پڑھائی لکھائی کا، اور اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ہر شہزادے کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی امسیا بھیجا جاتا ہے، بطور گورنر نہ بھی صحیح لیکن بس پڑھنے لکھنے، اور یہاں آ کے وہ لوگ یہ چیزیں سیکھتے تھے جیسے کہ اسٹیٹ کرافٹ، وارفیئر، اکنامکس، ہسٹری اور ایڈمنسٹریشن۔ اور یہ ساری چیزیں جب وہ واپس جاتے تھے اپنے اپنے صوبوں میں تو ان کو پریکٹیکلی اپنانی پڑتی تھیں کہ وہ کس طرح جو وہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں اور جو وہاں ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں اور جو وہاں پہ رہنے والے بڑے بڑے خاندان ہیں، ان میں کس طرح وہ لوگ بیلنس اور ڈپلومیسی سے چیزیں ہینڈل کرتے ہیں۔ اور امسیا ان شہزادوں کو اس لیے بھیجا جاتا تھا کیونکہ امسیا جو شہر تھا اس کے اندر آپ کو ہر مختلف قسم کی کمیونٹی ملتی تھی، یہاں صرف ایک گروہ نہیں رہتا تھا، یہاں پہ آپ کو ملتے تھے ارمینینز ہو گئے، گریکس ہو گئے، بوزنینز ہو گئے، جوز ہو گئے، ترک ہو گئے، اور بھی کتنی زیادہ ایتھنیسٹیز۔ اور بات یہ تھی کہ جو سلطنت عثمانیہ تھی پوری، اس کے اندر بھی یہی حال تھا، تو یہ شہر ایک قسم کی عکاسی کرتا تھا سلطنت عثمانیہ کی، جہاں پہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کو مختلف قسم کے لوگوں سے، مختلف دین کے لوگوں سے، مختلف ایتھنیسٹی کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑنا ہے، اور اس کو ان سب کو سنبھالنا، خوش کرنا اور ان کو ساتھ لے کے چلنا آنا چاہیے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ
बमुश्किल ही कभी बहुत थोड़े अरसे के लिए एक्चुअली मुस्लिम मेजॉरिटी एम्पायर बनती है, वरना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट माइनॉरिटीज़ और मज़हब के लोग खुशी खुशी रहते थे। तो इसीलिए ये जो एक स्किल थी ना, ये समझना कि किस तरह आपने इन सारे मुख्तलिफ ग्रोहों को साथ लेके चलना है, ये किसी भी फ्यूचर बादशाह के लिए बेहद ज़रूरी थी। तो अमस्या हर शहजादे को ज़रूर भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए। यही पहलू जो है ना मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ को साथ लेके चलने का, ये हमें हैरम के अंदर भी नज़र आता है, जहाँ पे जो ये मुख्तलिफ कॉन्क्यूबाइंस हैं, ये अमूमन ना तो टर्किश होती हैं, ना ही मुसलमान होती हैं। और ऑटोमन बादशाह ये प्रेफर करते थे कि अगला ऑटोमन बादशाह किसी ऐसी ही औरत का बच्चा हो जो कि अपनी पहली ज़िंदगी में ना मुसलमान हो ना ही टर्किश, ताकि वो बच्चा जब इस किस्म की माँ का बेटा होगा उसको बेहतर एक समझ होगी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या वो लोग जो कि ऑटोमन्स के एलीट के हिस्सा नहीं हैं, उन लोगों के क्या मसले मसाइल हैं, उनका क्या नज़रिया है दुनिया के बारे में। तो उनका जो विजन होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, वो बेहतर तरीके से दुनिया को देख सकेंगे बनिस्बतन उस बच्चे के जो कि एक ऑटोमन बबल में पैदा होकर उसी सोसाइटी में रहा हो हमेशा। एक और बहुत ज़रूरी शहर जो कि ऑटोमन प्रिंसेस के लिए था वो था मनीसा। मनीसा में तकरीबन 13 शहजादे भेजे गए थे अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के लिए, और उनमें से तकरीबन 7 शहजादे आगे जाके सुल्तान बनते हैं। तो अभी जो सारी ट्रेनिंग के तरीके कार थे जो आपको मैंने बताए हैं वीडियो में, इन तरीकों से ये तो होता था कि जो सुल्तान था या जो शहजादे थे वो वाकई में बहुत तेज़ होते थे, उनको दुनिया के साथ चलना सीखना पड़ता था। मतलब वो कोई बहुत आराम आज़ाइश की ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत समझदार होते थे। लेकिन इससे एक और चीज़ होती थी, वो ये थी कि अमूमन इन शहजादों का एक ही असल कोई रिश्ता बनता है किसी के साथ, और वो होती है अपनी माँ के साथ। क्योंकि भाइयों का तो मैंने आपको बताया आपस में रिश्ता होता नहीं है, लेकिन अमूमन जो उनका बाप होता है सुल्तान, उनके साथ भी शहजादियों का खासा कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी तो वो दूर रहते हैं एक दूसरे से। इतनी छोटी छोटी उम्र में तो उनको भेज दिया जाता था गवर्नरशिप वगैरह के लिए, और बादशाह तो कॉन्स्टेंटिनोपल में ही रहता था। बल्कि यही शहजादे जो कि सल्तनत की आगे कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी थे, वो शहजादे कभी कभी सल्तनत के लिए एक किस्म का ख़तरा भी बन जाते थे, अगर उनमें से कोई ये फ़ैसला ले लेता कि भाई उनके बाप की ज़िंदगी के दौरान ही वो सुल्तान बनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये तो चीज़ थी ही कि अगर कुछ शहजादे हैं एक दौर में, उन शहजादों में से जो आगे जाकर सुल्तान बन जाता है वो तो ठीक रह गया, लेकिन जो बाकी शहजादे हैं उनको अमूमन मार दिया जाता था। और इसके साथ साथ उनकी जो माएँ थीं, जिनको शुरू में अपने बेटों की वजह से इतना इज़्ज़त और वक़ार मिलता था, वो अब यही उम्मीद कर सकती थी कि उनके लिए बेस्ट ज़िंदगी यही हो सकती थी कि उनको बुरसा भेज दिया जाए, जो कि सल्तनत उस्मानिया का पुराना कैपिटल होता था। और वहाँ का जो महल था अब वो एक किस्म का ना इसी किस्म की औरतों के लिए रह गया था जिनके बेटे मर जाते हैं इन जंगों के लिए, तख्त के लिए जो जंगी होती हैं उनमें। अब भाई का भाई को मारना तख्त के लिए एक किस्म का लीगलाइज कर दिया जाता है मोहम्मद II की हुक्मरानी के दौरान। मोहम्मद II वो है जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया था। अब इसका नतीजा हमें बिल्कुल उससे अगली पीढ़ी में ही नजर आना शुरू हो जाता है, जब गुलबहार और बेइज्जत के जो बच्चे होते हैं आगे जाके, गुलबहार के दौर में ही, क्योंकि जो बेइज्जत के जो बच्चे होते हैं वो अपनी बाप की ज़िंदगी में ही एक दूसरे की जानों तक आ जाते हैं और दूसरे की जान ले लेते हैं तख्त के लिए। लेकिन अगर आप आगे जाके डिटेल में पढ़े ना, एक्चुअली ये जो सारी तख्त के लिए लड़ाइयाँ होती हैं और किस तरह होती हैं और क्या क्या इनको टैक्टिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप कोई आपको कहानी मिलेगी और आपको समझ आएगी कि जो सारे नॉवेल्स हम पढ़ते हैं इस टाइप के, इसमें बड़ी बड़ी जंगें हो रही होती हैं और बड़ी अमेजिंग प्लॉट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन एक्चुअल तारीख से मिल जाती है। बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हुई हैं जो कि आप पढ़ते हो और आप सोचते हो यार ये असल में हुआ। तो ये था वो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए ऑटोमन्स अपने फ्यूचर बादशाहों की तरबियत करते थे और एक किस्म का मेक श्योर करते थे कि जो शहज़ादा तख्त तक पहुँच जाए बादशाह की मौत के बाद, वो इस काबिल हो कि वो इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।